गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बच्चों, आज हम आपके सामने एक बार फिर आपके साइंस सब्जेक्ट का लेसन 8 आनुवंशिकता 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 या इसको इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी चैप्टर के बारे में जानेंगे। आनुवंशिकता या हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों आप ये समझिए कि जनन क्या होता है, और जनन के बारे में हम इससे पिछले चैप्टर में आपको डिटेल बता चुके हैं। तो जनन जीवों का लक्षण है और जनन के द्वारा ही जीव अपने समान संतानों की उत्पत्ति करते हैं जो हूबहू अपने माता पिता के समान होते हैं। बच्चों, ये जो संतानों की उत्पत्ति होती है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है माता पिता के द्वारा संतानों की उत्पत्ति की प्रथा चलती रहती है, और इस प्रथा के द्वारा एक जीव अपनी वंश वृद्धि करता है और अपनी जाति विशेष की निरंतरता को भी बनाए रखता है। तो वो लक्षण जो माता पिता से उनके बच्चों में आते हैं और फिर इसी प्रकार ये प्रक्रिया जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है बच्चों, इसमें इसके अध्ययन को जो है हम आनुवंशिकता कहते हैं, क्योंकि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट करने को हम आनुवंशिक गुण मानते हैं, लक्षण मानते हैं, और उस लक्षण को जिस शाखा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं बच्चों, उसको हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। ये जो भी लक्षण होते हैं, चाहे माता पिता से समान हो या माता पिता से भिन्न हो, ये सभी हम आनुवंशिकता के अंतर्गत पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों में जो लक्षण माता पिता से भिन्न होते हैं, वो उनकी जो है विकास का आधार बनते हैं बच्चों। तो जो विभिन्नताएं माता पिता के द्वारा उत्पन्न संतानों में देखी जाती हैं, ये विभिन्नताएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। आओ हम आपको इसके बारे में समझाते हैं। 10th क्लास, आनुवंशिकता की परिभाषा क्या है बच्चों? वे लक्षण जो एक पीढ़ी अर्थात माता पिता से दूसरी पीढ़ी अर्थात संतानों में वंशागत इनहेरिट होते हैं, उन्हें आनुवंशिक लक्षण हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं। तथा इन लक्षणों के आधार पर जो उत्पन्न समानताएं और असमानताएं होती हैं बच्चों, उनको हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं बच्चों, उसे हम आनुवंशिक विज्ञान या जेनेटिक्स कहते हैं। तो इस जेनेटिक्स के बारे में हम आपको आगे और समझाते हैं। ये अभी आपने ये पढ़ा बच्चों, उत्पन्न समानताओं और असमानताओं, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो हुबहू माता पिता के समान नहीं होते। कभी कभी उनमें कुछ ऐसी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो उनके माता पिता में नहीं होती हैं। ये विभिन्नताएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। तो 10th क्लास, एक है कायिक विभिन्नता जिसको सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं, दूसरा है जननिक या जर्मिनल वेरिएशन। ये दोनों विभिन्नताएं माता पिता में नहीं होते हैं, ये लक्षण उनकी संतानों में दिखाई देते हैं। तो जो कायिक विभिन्नताएं होती हैं बच्चों, वो जन्म के समय नहीं होती हैं। जन्म के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जैसे प्रकाश है, ताप है, जल है, वायु है आदि के द्वारा
शारीरिक परिवर्तन हो जाता है, उस प्रकार की विभिन्नता को हम कायिक विभिन्नताएं कहते हैं या सोमैटिक वेरिएशंस कहते हैं बच्चों। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ये केवल परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर को ढालने के द्वारा ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। दूसरी होती है बच्चों जर्मिनल या जननिक। जननिक, ये जब जनन कोशिकाओं में कोई परिवर्तन हो जाता है या माता पिता में उत्परिवर्तन के द्वारा वो परिवर्तन आ जाते हैं और माता पिता की से उनकी अपनी संतानों में जो है ये विभिन्नता पहुंच जाती है, तो इस प्रकार की विभिन्नता को हम जननिक विभिन्नताएं या जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं बच्चों। और ये जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण होती है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट हो सकती हैं। ये विभिन्नताएं जो बच्चे होती हैं, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आपको रिप्रोडक्शन होता है वो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम्स में जो डीएनए पाया जाता है उसके द्वारा जो है प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जब डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन हो जाता है तो जो है विभिन्नताएं होती हैं। ये विभिन्नताएं या तो जिस समय विभाजन हो रहा होता है और क्रोमोसोम्स की ओवरलैपिंग होती है, क्रोमोसोम्स की या जिनको गुणसूत्र कहते हैं बच्चों, उनकी ओवरलैपिंग होते समय एक क्रोमोसोम का पार्ट टूटकर दूसरे क्रोमोसोम्स में जुड़ जाता है और दूसरे क्रोमोसोम्स का पार्ट जो है पहले क्रोमोसोम्स में आ जाता है। उस वक्त जो परिवर्तन होता है बच्चों, उससे जो विभिन्नताएं शरीर में आने वाली संतान में उत्पन्न होती हैं, तो इस प्रकार से कभी कभी ये विभिन्नताएं जो है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और ये जैव विकास का आधार भी बन जाती हैं। 10th क्लास, अब हम आनुवंशिकता के बारे में जानते हैं। आनुवंशिकता की परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं। आनुवंशिकता की खोज करने वाले या आनुवंशिकता की जो है इनको जनक या पिता कहते हैं। आनुवंशिकता के पिता या जनक जो थे ये ग्रेगर जॉन मेंडल वैज्ञानिक थे। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म बच्चों 1822 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। ये बहुत धनी परिवार में पैदा नहीं हुए थे। 1847 में अपने सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये एक चर्च में पादरी बन गए। वहां पर बच्चों इन्होंने, चूंकि इनका वैज्ञानिक दिमाग था, तो ये चर्च में पादरी रहते हुए इन्होंने मटर के पौधे पर, उसके विभिन्न वैरायटीज पर काफी सालों तक अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद 1866 ईस्वी में बच्चों इन्होंने आनुवंशिकी के नियमों की खोज की। जब इन्होंने इन नियमों को बताया तो लोगों ने इनकी बातों को नहीं समझा, नहीं माना, और उसके बाद 1900 में जब ग्रेगर जॉन मेंडल की डेथ हो गई, डेथ के बाद सन 1900 में बच्चों 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने, जिसमें ह्यूगो डी वरीज बच्चों जो हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के थे बच्चों, और शेरमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे, इन तीनों ने अलग अलग आनुवंशिकी के नियमों की खोज के लिए प्रयोग किए और तीनों अंत में एक ही सिद्धांत पर आए। ये वो सिद्धांत थे जो 1866 ईस्वी में बच्चों ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिए गए थे। इनके द्वारा इन नियमों की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के बाद इन नियमों को आनुवंशिकी के नियम जो है कहा गया और
ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या पिता के द्वारा, पिता के नाम से उनको जो है जाना गया। इस ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो मटर के पौधे पर बच्चों प्रयोग किए थे, देखिए 10th क्लास, मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, 7 कैरेक्टर्स इन्होंने मटर के पौधे के सेलेक्ट किए थे। और मटर का पौधा इसलिए चुना था बच्चों क्योंकि वो उसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी, 1 वर्षीय वो पौधा था, तो उसके पौधे के विभिन्न गुणों का अध्ययन करने में उनको आसानी हुई। सबसे इन्होंने जो 7 कैरेक्टर्स बच्चों लिए, बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार, बीज का रंग पीला, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स इन्होंने माने, एक प्रभावी कैरेक्टर जो दिखाई देता है और एक अप्रभावी कैरेक्टर जो होता तो है पर वो दिखाई नहीं देता है। तो जो बीज की आकृति में प्रभावी कैरेक्टर था वो गोल था, अप्रभावी झुर्रीदार था। बीज के रंग में प्रभावी पीला, अप्रभावी हरा। पुष्प का रंग प्रभावी लाल, अप्रभावी सफेद। फली की आकृति अगर प्रभावी है तो फूली हुई, पिचकी है तो अप्रभावी। फली का रंग, प्रभावी कलर जो फली का होगा वो हरा बच्चों और अप्रभावी पीला। पुष्प की स्थिति अगर कक्षस्थ पुष्प है तो वो प्रभावी कैरेक्टर होगा और अगर अग्रस्त पुष्प है तो वो अप्रभावी कैरेक्टर होगा। अगर पौधा लंबा है तो प्रभावी कैरेक्टर में, अगर पौधा बौना है तो अप्रभावी कैरेक्टर। ये 7 जो है लक्षण पौधे पर, मटर के पौधे पर जो पाए जाते थे, जिस पर मेंडल ने अपना अध्ययन, अपनी खोज की और उन्होंने जो माता पिता पौधे थे उनको, जो पैतृक पौधे थे उनको पी, तथा उन्होंने F1, F2, F3, प्रथम पीढ़ी F1, द्वितीय पीढ़ी F2 और तृतीय पीढ़ी F3 तक उन्होंने उसके गुणों का अध्ययन किया। और उन अध्ययन में उन्होंने कुछ टर्म्स का प्रयोग किया बच्चों, वो टर्म्स हम आपको बताते हैं। और उसके बाद उन्होंने 3 आनुवंशिकता के 3 नियम दिए, जिन नियमों के बारे में भी हम आपको अभी बताएंगे। 10th क्लास, ये देखिए, ये कुछ शब्द हैं जिनको मेंडल ने अपने प्रयोगों के वक्त जो है इस्तेमाल किया था। टर्म्स यूज्ड इन मेंडल्स लॉ, जो नियम बनाए थे 3, उन नियमों में कुछ शब्दों को प्रयोग किया था जिनको समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर इन शब्दों के अर्थ को आप नहीं समझेंगे तो आप इनके द्वारा दिए गए जो 3 नियम थे उनके बारे में ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी जिनको डोमिनेंट कहते हैं और अप्रभावी जिनको हम रेसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं 10th क्लास, और रेसेसिव कैरेक्टर्स के जीन्स होते तो हैं पर वो दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, इन्होंने युग्म विकल्पी, जिसको कहते हैं एलीलोमार्फ। एलीलोमार्फ वो टर्म है, इसका मतलब है कि जोड़ों में स्थित पेड़ में स्थित 2 विरोधी लक्षण, पेड़ में स्थित 2 विरोधी लक्षण, जैसे लंबा और बौना, पीला या हरा, तो उनको हम एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ कहते हैं। तीसरा बच्चों, सग्म युग्मजी, जैसा कि नाम ही है। विषम युग्मजी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जब युग्मक में दोनों जीन एक समान होते हैं तो वो सम युग्मजी या होमोजाइगस होते हैं, और जब युग्मक में दोनों जीन्स असमान होते हैं तो उनको विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहते हैं बच्चों। समझ में आ गया? हेट्रोजाइगस। चौथा टर्म क्या है बच्चों? संकर जाति या हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब है बच्चों कि जब विपरीत लक्षण वाले नर और मादा, मेल और फीमेल में फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है तो निषेचन से उत्पन्न जो संतान होती है बच्चों, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं।
और उस जाति को हम हाइब्रिड स्पीशीज कहते हैं। नर व मादा में फर्टिलाइजेशन से उत्पन्न संतान को हम हाइब्रिड संतान और उस जाति को हम हाइब्रिड जाति कहते हैं। अब पांचवा पॉइंट है बच्चों, एक संकर संकरण। आप नाम अगर समझेंगे तो बच्चों इसी से आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। एक मीन्स मोनो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब एक ही जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के बीच में संकरण कराया जाता है तो उसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। एक ही विपरीत लक्षण, हमने अभी आपको 7 कैरेक्टर्स ऑफ जो है मटर पीस के बताए थे, जिसका बोटेनिकल नाम है पाइसम सेटाइवम। तो उसके वर्णन का कि अगर एक ही लक्षण के दो जो है प्रभावी और अप्रभावी गुण, तो हम करेंगे विपरीत लक्षण वाले नर और मादा में निषेचन से उत्पन्न संतान को हम जो है वो तो संकर जाति। और ये जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के बीच में संकरण कराया जाता है बच्चों, तो उसको मोनो हाइब्रिड, जब हम एक ही गुण को लेके चलते हैं। और जब हम दो विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के बीच में करवाते हैं, दो कैरेक्टर्स को लेते हैं, डोमिनेंट एंड प्रभावी एंड अप्रभावी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दो कैरेक्टर, तो दोनों के डोमिनेंट और दोनों के जो है रिसेसिव अप्रभावी कैरेक्टर्स, तो उसको हम कहते हैं द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है बच्चों लक्षण प्रारूप, इंग्लिश में कहते हैं जिसको फिनोटाइप, जीन प्रारूप जिसको कहते हैं जीनोटाइप। अब फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप क्या है? बाह्य लक्षण जो हमारे रिजेंबल होते हैं, जो संतान में दिखाई देते हैं, अंदर उसके जीन्स का क्या संरचना है ये नहीं, हम बाहरी रूप में क्या दिख रहे हैं वो कहलाता है फिनोटाइप, बाह्य लक्षण। और हमारे जीन्स के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है जीनोटाइप। समझ में आ गया बच्चों? फिनोटाइप जो रिजेंबल हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, और जीनोटाइप जो हमारे अंदर जीन संरचना। अब जीन संरचना में हो सकता है अप्रभावी कैरेक्टर हो, लेकिन वो अप्रभावी कैरेक्टर हमको बच्चों नहीं दिखाई दे रहा है, पर हमारे जीन्स के कॉम्बिनेशन में वो उपस्थित है। तो इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है उसको हम फिनोटाइप, और जो हमारी जीनिक संरचना है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों संकर पूर्वज संकरण, इसका मतलब है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब है जो हमारी संतान प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न हुई, संकर संतानों और उनके माता पिता के बीच में जब हम संकरण करवाते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण। माता पिता के साथ संतानों के क्रॉस कराने को हम बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अब लास्ट में बच्चों दो टर्म्स और है, F1 और F2 पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्या होती है? जब पैतृक पीढ़ी के बीच में हम संकरण करवाते हैं तो जो हमें F1 पीढ़ी में संतानें मिलती हैं उसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं। माता पिता के संकरण के पश्चात, निषेचन के पश्चात जो संतान बच्चों उत्पन्न हुई वो F1 पीढ़ी कहलाती है। और जब F1 पीढ़ी के बीच में हम जो है क्रॉस या जो है संकरण करवाते हैं बच्चों, तो उसको हम F2 पीढ़ी कहते हैं। तो ये वो शब्द है, वो टर्म्स हैं जो मेंडल्स के लॉ में जो है इस्तेमाल किए गए हैं बच्चों। आई होप आपको ये सभी टर्म्स के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। देखिए 10th क्लास, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल है जिसको कहते हैं प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जब परस्पर विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर उत्पन्न F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण से समझिए बच्चों, हमने जो विपरीत लक्षण थे, मटर के पौधे का शुद्ध लंबा
और शुद्ध बौने पौधे के बीच में संकरण करवाया। ये हमारी P1 पी पीढ़ी है बच्चों, जिसको हम पैतृक पीढ़ी भी कहते हैं। सॉरी, P1 ही होगा, P1 इज द पैतृक पीढ़ी। तो ये P1 पीढ़ी जिसमें शुद्ध लंबा, जिसको कैपिटल टी और कैपिटल टी, शुद्ध बौना जिसको स्मॉल टी और स्मॉल टी से जो है प्रदर्शित किया गया है। इनके बच्चों जो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब ये युग्मक के बीच में निषेचन क्रिया होती है ना बच्चों, तो इस कैपिटल टी का शुद्ध बौने पौधे के स्मॉल टी युग्मक से निषेचन क्रिया हुई, तो क्या मिला? टी कैपिटल स्मॉल टी। इसी का, चूंकि इसने दोनों शुद्ध बौने पौधे के दोनों युग्मकों से निषेचन क्रिया करी, तो टी स्मॉल टी, तो ये दो हो गए। अब इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी से, तो टी कैपिटल स्मॉल टी, फिर इस कैपिटल टी ने, तो हमारे पास क्या मिला हमको F1 पीढ़ी में? चूंकि टी कैपिटल टी एक प्रभावी लक्षण है, इसीलिए इसको कैपिटल, जो प्रभावी लक्षण होता है उसको बच्चों बड़ी ABCD के कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको स्मॉल अल्फाबेट से दिखाया जाता है। इसीलिए टी कैपिटल को जो है, टी को जो है प्रभावी लक्षण को कैपिटल लेटर से और अप्रभावी को स्मॉल लेटर से दिखाया गया। तो F1 पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई वो सभी लंबी थी, क्योंकि कैपिटल टी सभी में उपस्थित है। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी संतानें लंबी थी। अब इनके बीच में, F1 पीढ़ी के बीच में स्वपरागण कराया गया। अब स्वपरागण करने पे बच्चों देखिए इनके युग्मक बने, इसका टी, इसका स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी। अब इनके जो हमारे युग्मनज प्राप्त हुए थे, अब उनके बीच में जो है हमने स्वपरागण के द्वारा जो है क्रॉस करवाया। तो क्या मिला बच्चों? देखिए इस कैपिटल टी ने इनके दोनों युग्मक से जो है अभी निषेचन क्रिया करके, पहला देखिए कैपिटल टी, ये हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ। दूसरा कैपिटल टी, इसके स्मॉल टी से जो है जुड़ेगा, तो हमको एक संकर पौधा प्राप्त होगा जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं, पर जो पौधा होगा वो लंबा होगा, क्योंकि टी इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण होने के बावजूद पौधा संकर पौधा होगा, पर लंबा होगा। दूसरी कंडीशन में बच्चों कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसका क्या होगा कि इसमें भी पौधा तो लंबा होगा क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर टी प्रेजेंट है, पर संकर पौधा होगा, हाइब्रिड होगा। और स्मॉल टी इस स्मॉल टी से करेगा तो ये शुद्ध बौना पौधा होगा, क्योंकि दोनों इसमें अप्रभावी कैरेक्टर वाले जीन्स दिखाई दे रहे हैं, कारक दिखाई दे रहे हैं। तो हमको बच्चों क्या पौधा प्राप्त हुआ? अगर हम इसका जीनोटाइप देखें, जीन अभी हमने आपको बताया था, वो संरचना जो जीन्स में होती है उसको जीनोटाइप कहते हैं। तो जो जीनोटाइप होगा हमें उसमें देखिए, एक जो है हमारा शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना और दो संकर। तो हमारे जीनिक संरचना क्या है? 1:2:1 अनुपातिक जो होगा, एक लंबा, दो लंबे हैं पर संकर हैं, दोनों में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दिखाए जा रहे हैं जीन्स में, पर दिखा कौन सा रहा है? प्रभावी लक्षण। अगर प्रभावी और अप्रभावी दोनों होंगे बच्चों, तो दिखाई वही कैरेक्टर देगा जो प्रभावी होगा। तो इसमें टी उपस्थित होने के कारण ये पौधे लंबे ही दिखाई देंगे, और एक शुद्ध बौना पौधा। तो हमको जीनोटाइप क्या मिला बच्चों? 1:2:1 का अनुपात। और रिजेम्बलेंस क्या हो रही है? दिखाई क्या दे रहा है? 3 लंबे और एक बौना। ये 3 लंबे हैं पौधे और एक बौना पौधा है। तो इस प्रथम लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या दिखाई? हमने जाना कि जब हम
विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में जो संतान उत्पन्न होती है वो केवल प्रभावी लक्षण वाले ही दिखाई देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ये समझ में आ गया। इसको देखिए, हमने इस तरह आप एक रेक्टेंगल बना के भी दिखा सकते हैं। जो हमारे ये जीन्स यहाँ बने थे उन्हीं को हमने यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। इसको भी समझ लीजिए, ये ज्यादा आसान होता है। इस टी के संग तो शुद्ध लंबा हो गया, इस टी का इस स्मॉल टी के संग तो लंबा पर संकर पौधा प्राप्त हुआ। स्मॉल टी का कैपिटल टी से हुआ बच्चों लंबा पौधा पर संकर पौधा, और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के संग तो ये हमें शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो हम इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों, और हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और चूंकि इसमें हमने एक जो है गुण लेके चले हैं तो इसको हम कहते हैं बच्चों मोनो हाइब्रिड है ना, एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहते हैं बच्चों? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये कहते हैं। समझ में आ गया आपको? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। जब एक ही कैरेक्टर के दो विपरीत लक्षण लेके हम चलते हैं तो उसको हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण कहते हैं। अब बच्चों हम दूसरे लॉ पे चलते हैं। पहला लॉ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 10th क्लास, जो दूसरा लॉ है मेंडल का, जैसा कि नाम बता रहा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लक्षण वाले कैरेक्टर्स वाले जोड़ों के मध्य हम क्रॉस करवाते हैं तो जो उनके जीन युग्मक होते हैं उनका पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन हो जाता है। वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से हो जाते हैं, अर्थात ये स्वतंत्र होकर अपने माता पिता के किसी भी लक्षण के संग सहयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये संतानीय पीढ़ी में जो है स्वयं अपने लक्षण को लेकर चले जाते हैं। तो जिसकी आप व्याख्या अभी हम आपको द्विसंकर संकरण ही जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का बेस्ट उदाहरण है बच्चों, जिसके बारे में अभी आपको हम बता रहे हैं। पहले परिभाषा में आप समझ लीजिए कि दो विपरीत जोड़े वाले मटर के पौधे के बीच में जब मेंडल ने क्रॉस करवाया तो जो उनके जीन युग्मक थे उनका पृथक्करण और उनका स्वतंत्र अपव्यूहन हो गया, अलग अलग हो गए, और ये अपने माता पिता के किसी लक्षण के संग ना मिलकर ये स्वयं ही जो है संतानीय पीढ़ी में ट्रांसमिट हो गए, अर्थात उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। तो हर लक्षण का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व हो गया, और ये इस प्रकार का अपव्यूहन द्विलक्षण वाले जो पौधों में ज्यादा दिखाई देता है। तो इसका उदाहरण द्विसंकर संकरण में जो पौधे हमें प्राप्त हुए उनके द्वारा होगा, वो आपको हम अभी जो है बताते हैं। फिर उदाहरण आपको समझाएंगे बच्चों, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए 10th क्लास, ये हमने द्विसंकर संकरण का आपको जो है इस प्रकार से एक आयताकार में बना के जो है दिखाया है। इसमें 16 प्रकार के हमको जो है संतति प्राप्त होती है, जिसमें 9:3:3:1 का जो है रेशियो हमको प्राप्त होता है। 9 पीले और गोल प्रकार के मटर के पौधे, 3 हरे और गोल, 3 पीले और झुर्रीदार, और एक टोटल जो है अप्रभावी कैरेक्टर का जिसमें हरे और झुर्रीदार जो है मटर के पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें देखिए हमने दो बच्चों जो है द्वितीय लॉ को सिद्ध करने के लिए दो प्रकार के जो है विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधों को लिया। एक जो है जिसमें प्रभावी कैरेक्टर पीला और गोल था, और दूसरा वो लिया जिसमें अप्रभावी कैरेक्टर थे हरे और झुर्रीदार। तो फलियों का लिया पीले और गोल, ये प्रभावी कैरेक्टर आता है जिसको कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से, और गोल को कैपिटल आर और कैपिटल आर से, ये इसके युग्मक बने बच्चों।
और हरे और झुर्रीदार को इसी का स्मॉल अल्फाबेट Y स्मॉल और स्मॉल r, ये इनके युग्मक अब बने। अब देखिए जो हमको P1 में मिला वो कैपिटल R और कैपिटल Y। यहाँ पर स्मॉल r और स्मॉल y, इन दोनों का जो हमने F1 पीढ़ी में हमें प्राप्त हुए कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। अब हमने इसी को जो है युग्मक के तौर पे तोड़ दिया। तो देखिए कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r और स्मॉल y, ये 4 प्रकार के युग्मक इसमें बने। यही युग्मक को बच्चों हमने कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, ये और स्मॉल r और स्मॉल y, ये युग्मक हमको इस 4 प्रकार के मिले, जिनको हमने जो है सेल्फ जो है पॉलिनेशन करवाया। और हमको देखिए इसका इस वाले का इन चारों से किया तो हमको क्या मिला, पीले गोल पीले गोल पीले गोल और पीले गोल। ये दूसरा, जब इसका हमने इन चारों से करवाया बच्चों स्मॉल r कैपिटल R, तो कैपिटल जहां पर भी प्रभावी लक्षण दिखाई देगा वही जो है आने वाली संतति में भी दिखाई देगा। तो ये भी हमको कैपिटल R और कैपिटल Y होने की वजह से पीला गोल, और इसमें देखिए स्मॉल r है लेकिन एक कैपिटल Y भी है, तो कैपिटल Y पीला और स्मॉल r झुर्रीदार। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर स्मॉल r और जो कैपिटल Y और इस कैपिटल R और स्मॉल y, ये वाले देखिए ये और ये दोनों, तो पीला और गोल मिला, दोनों जो है प्रभावी कैरेक्टर हैं। इसमें देखिए अप्रभावी झुर्रीदार है और कैपिटल Y का पीला आ गया, तो ये पीला और झुर्रीदार मिले। इसी प्रकार से बच्चों जहां कैपिटल था वहां पीला, और जहां स्मॉल, इसमें देखिए स्मॉल y है तो जो है वो आपका गोल, पीला और एक कैपिटल दोनों। देखिए स्मॉल का नहीं कोई कैरेक्टर दिखाई देगा, कैपिटल का दिखाई देगा, तो कैपिटल R और कैपिटल Y दिख रहा है तो ये भी पीला गोल होगा। इसमें भी देखिए ये स्मॉल r और कैपिटल Y और कैपिटल R और स्मॉल y, तो ये भी पीला गोल होगा बच्चों। यहाँ पर देखिए गोल और हरा, क्योंकि Y स्मॉल ये है और Y स्मॉल ये है, तो ये रेसेसिव कैरेक्टर दिखाई देगा। इसमें भी बच्चों देखिए गोल और हरा रेसेसिव कैरेक्टर दिखाई देगा R का, चूंकि दोनों R है, प्रभावी कैरेक्टर केवल एक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों देखिए स्मॉल और स्मॉल y, लेकिन कैपिटल और कैपिटल Y के संग फ्यूजन करके पीला और गोल हो गए। ये देखिए स्मॉल और स्मॉल r, लेकिन इसमें एक कैपिटल Y है तो झुर्रीदार और पीला मिला हमको। इसमें भी देखिए बच्चों कैपिटल R है डोमिनेंट कैरेक्टर जो गोल दिखाई दिया, और स्मॉल y का हरा। यहाँ पे देखिए बच्चों दोनों जो है हमारे रेसेसिव कैरेक्टर अप्रभावी गुण दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल और स्मॉल y। तो इस प्रकार से हमको बच्चों कितने प्राप्त हुए, ये देखिए 9। देखिए ये पीले गोल 9 मिले, 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और ये 9, ये 9 पीले गोल हो गए। अब हरे गोल देखिए आपके ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया हरा और गोल। अब इसके बाद बच्चे हमारे पीला, ये आपके पीला और झुर्रीदार, तो 1, दूसरा पीला और झुर्रीदार ये 2, और तीसरा और पीला और झुर्रीदार ये 3, और चौथा हमारा हरा और झुर्रीदार ये। तो इस प्रकार से द्विसंकर संकरण के द्वारा 9 हमको पीले और गोल पौधे प्राप्त हुए, 3 हमको हरे और गोल फली वाले पौधे प्राप्त हुए, 3 हमको पीले और झुर्रीदार टाइप के प्राप्त हुए, और 1 हमको हरा और झुर्रीदार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से द्विसंकर संकरण में जितने भी गैमीट्स बने तो उन्होंने अपना स्वतंत्र अपव्ययन के द्वारा अलग अलग जो है युग्मक के संग सहयोग करके जो है हमें 16 प्रकार के जो है क्रॉस संकरण के द्वारा पौधे प्राप्त कराए। ये बच्चों आपको द्वितीय नियम समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं बच्चों तृतीय नियम में, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल 10th क्लास।
जो हमने अभी आपको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताया था वो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल है। प्रथम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स अर्थात पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो हमने आपको थर्ड लॉ पहले समझा दिया है बच्चों। अब हम आपको जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या स्वतंत्र पृथक्करण का नियम जो है हम आपको समझा रहे हैं। इसमें आप गड़बड़ नहीं करिएगा। अगर प्रथम लॉ पूछे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, प्रभाविकता का नियम। अगर सेकेंड लॉ पूछे तो लॉ ऑफ जो है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या पृथक्करण का नियम है। और अगर थर्ड लॉ पूछते हैं तो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीन नियम है, इनमें गड़बड़ नहीं करिएगा बच्चों। हमने तीसरा नियम आपको पहले समझा दिया है। अब ये सेकंड नियम है, इसमें बहुत ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है। जो हमने अभी आपको दोनों नियम बताए हैं उन्हीं के आधार पर ये है। इसमें बस इतना है कि जब जीन युग्म बनता है और जीन युग्म में जब युग्मक का निर्माण होता है, जो आपने अभी देखा था बच्चों, तो युग्मक निर्माण के समय ये जीन जो है ये पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्मक में जीन युग्मक का एक ही जीन पहुंचता है। जैसा कि आपने अभी देखा था, हमने टी और टी लिया था प्रभावी के लिए और स्मॉल टी लिया था। तो जब युग्मक बने तो देखिए ये हो गया और ये हो गया और इसका ये हो गया बच्चों और ये। तो क्या हुआ, एक इसका और एक इसका मिलकर ही जो है ये बने। देख रहे हैं? तो जो हमारा F1 पीढ़ी में बना एक जीन युग्म से और दूसरा दूसरे जीन युग्म से लेकर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीन युग्म है जब युग्मक का निर्माण होता है तो ये अलग अलग होकर एक जीन युग्म का केवल एक ही जीन जो है एक युग्मक में पहुंचता है। यही इसका है। इसीलिए हमने आपको पहला और दूसरा समझा दिया ताकि आप आसानी से जो है वो एक था मोनोहाइब्रिड एक संकर संकरण और दूसरा हमने आपको द्विसंकर संकरण के द्वारा समझा के दोनों पहले और तीसरे नियम की सत्यता के बाद हमने आपको दूसरा नियम समझाया है ताकि आप ये समझ सके कि जब युग्मक का निर्माण होता है और दो भिन्न भिन्न गुणों वाले पौधों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं तो एक गुण एक के पास जाला, ये युग्मक के जो जीन युग्म होता है युग्म टूट जाता है और एक युग्मक के पास और दूसरा युग्म का दूसरा जीन दूसरे युग्मक के पास चला जाता है। समझ में आ गया? युग्मक निर्माण के समय जीन ब्रेक हो जाते हैं बच्चों और ये जीन जो है दोनों युग्मकों में माता और पिता के जीन ब्रेक हो जाते हैं और एक कंबाइन एक माँ से एक फादर से दोनों का मिलकर एक युग्मक बनता है। फिर ये युग्मक आगे जो है नेक्स्ट पीढ़ी के लिए जो है संकरण करवाता है। तो हमें लगता है बच्चों आपको ये तीनों नियम जो है मेंडल के नियम समझ में आ गए होंगे। उदाहरण सहित हमने आपको समझाया है बच्चों। कोई ना कोई नियम बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से जो है समझ लीजिएगा बच्चों। अब इस चैप्टर में आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में समझाना है। लेकिन बच्चों मेंडल्स के लॉ आपको समझ में आ गए होंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को बच्चों जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप जैसे सभी बच्चों को हमारे वीडियो के द्वारा अधिक से अधिक जो है फायदा पहुंच सके और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। कहीं आपको कोई कंफ्यूजन लगता है बच्चों तो आप हमें उस बारे में कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हम अपने उस आपके प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करके आपको उस नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अच्छी तरह से और अच्छी तरह से ताकि आपको समझ में आ सके हम बता सकें। अब बच्चों आपको डीएनए के बारे में बताना है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।